अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं एडजस्टमेंट नंबर 2 को ही। एडजस्टमेंट नंबर 2 चल रही है। वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ रिजर्व्स। देखिए रिजर्व्स का मतलब क्या है, आपने पैसा रिजर्व में डाला है, जोड़ा है, सेव करा हुआ है। अब कुछ रिजर्व्स जो होते हैं उनका कोई पर्पस नहीं होता, हम जनरली सेविंग करते हैं। कुछ रिजर्व्स किसी पर्पस से करी जाती हैं, ठीक है। तो हमने उसी को लेकर समझना है कि अलग अलग पर्पस से अगर हम सेविंग्स कर रहे हैं तो हम रिजर्व्स का क्या ट्रीटमेंट करेंगे। देखिए सबसे पहला रिजर्व है, सबसे पहले हम बात करने वाले प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ लिख लेना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। सबसे पहले है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के दो बैलेंसेस होते हैं, एक होता है क्रेडिट बैलेंस और एक होता है डेबिट बैलेंस। बचपन से आपको सिखाया गया है कि क्रेडिट और इनकम्स एंड डेबिट और लॉसेस, राइट। तो इसका मतलब जो इनकम्स है वो सारी क्रेडिट होती है, तो ये क्रेडिट बैलेंस किसको इंडिकेट करता है, प्रॉफिट्स को, और डेबिट बैलेंस किसको इंडिकेट करता है, लॉसेस को। लॉसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस मींस ये लॉस इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो दोनों का ही ट्रीटमेंट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है जी। इसको हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और इसकी जर्नल एंट्री भी आप साथ साथ लिख ही लो। जर्नल एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, ठीक है, ओल्ड पार्टनर, साथ साथ लिखते रहिए। लॉसेस, अगर लॉसेस को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जर्नल एंट्री विल बी अगेन ओल्ड पार्टनर्स, डेबिट हो जाएंगे, अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है, एग्जैक्टली रिवर्स एंट्री, ठीक है जी। तो ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अनडिस्ट्रीब्यूटेड बैलेंस था जो आपने बांटा नहीं, इसलिए बचा हुआ है, अगर बांट देते तो खत्म हो जाता। क्लियर है। नेक्स्ट सर एक मिनट, ठीक है, नोट कर लेना, नोट करने का टाइम दूंगा। जनरल रिजर्व्स, अभी मैं इनको सिर्फ वर्बली बताने वाला हूं आपको। जनरल रिजर्व का मतलब क्या है, जनरल मींस देयर इज नो स्पेसिफिक पर्पस, कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए नहीं बनाया, आपने पैसा सिर्फ जोड़ रखा है। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और इसकी भी जर्नल एंट्री क्या होती है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स। कौन से पार्टनर्स, बार बार बताना तो नहीं पड़ेगा, ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है जी। बहुत सिंपल एंट्री है, सारे प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करा जा रहा है यहाँ पर। थर्ड इज वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। देखिए हमारी वर्क प्लेस पे अगर किसी वर्कमैन को कोई इंजरी हो जाए या किसी भी तरह का कोई हमें उसको अमाउंट हर्जाना देना पड़ जाए, हम उसको जल्दी निकाल रहे हैं तो उसको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। उसको कोई चोट लग गई तो उसको पैसे देना पड़ेगा। तो इन दैट केस कई कंपनीज ये रिजर्व बनाती है, कई फर्म्स कंपनीज, ठीक है। तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व आपको पैसा कब देना पड़ेगा, जब लायबिलिटी अराइज हो, जब वो कारण आपके सामने आ जाएगा कि भैया पैसा देना है ना। तो अगर वो लायबिलिटी अराइज नहीं होती तो ये सारा रिजर्व आपके लिए क्या है, प्रॉफिट है। क्या है,
प्रॉफिट है। अब देखिए इस पे केस नंबर 1, if there is no liability, या ऐसा करो पहले इसको लिखो, डिस्ट्रीब्यूट WCR in old profit sharing ratio। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, WCR टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। आप कितना WCR डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये आएगा WCR में से आप लेस कर देंगे लाइबिलिटी पेबल आउट ऑफ WCR। मतलब हमारे पास रिजर्व के अंदर 1 लाख पड़ा हुआ है और एक वर्कमैन को कॉम्पेंसेशन देना पड़ गया 80,000, तो आप सॉरी आप कितना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, 20,000 ही कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ रही बात? तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी ये समझो, देखिए प्लीज। इसकी जर्नल एंट्री होगी वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, हमारे पास 1 लाख का रिजर्व था जिसे हम बांटने जा रहे हैं, इसमें से वो पैसा आप निकाल दो जो लायबिलिटी में चला जाएगा। लायबिलिटी अगेंस्ट WCR कितना, 80,000। ठीक है जी, और पार्टनर्स को कितना पैसा मिलेगा, सिर्फ 20,000। क्लियर है ये बात? और किस रेशो में, ओल्ड PSR। भाई 1 लाख जोड़े थे, 80,000 रुपए तो आपको देना पड़ेगा कॉम्पेंसेशन, तो आपके पास बचा कितना, 20,000। अब इस पर हमें अलग अलग एग्जाम्पल्स करने हैं। केस 1, नो लायबिलिटी अगेंस्ट WCR, नो लायबिलिटी अगेंस्ट WCR। समझ लो, आपको क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट्स। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, मेरे पास WCR पड़ा हुआ है 1 लाख रुपए का, A, B and C are partners in 2-1-1. New profit sharing ratio is 1:1:1। तो ये कौन सा केस बन गया, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, नो लायबिलिटी अगेंस्ट WCR। तो इस केस में आप क्या करेंगे, जर्नल एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री विल बी WCR अकाउंट डेबिट, दैट इज वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। 1 लाख रुपए का रिजर्व है टू ओल्ड पार्टनर्स, मतलब टू A, टू B, टू C कैपिटल अकाउंट। कैपिटल और करंट अकाउंट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये 2/4, 1/4 और 1/4 में बच जाएगा, तो यहाँ आ गया 50,000, 25,000 और 25,000। इज दैट क्लियर? If liability against WCR arises, अगर WCR के अगेंस्ट पे लायबिलिटी आ जाए, उसमें 3 केसेस होते हैं, समझो यहाँ पर। पहला केस है लायबिलिटी जो है वो WCR से कम है। दूसरा केस है लायबिलिटी WCR के इक्वल है। और तीसरा केस है लायबिलिटी WCR से ज्यादा है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए हमारे पास WCR अगर 1 लाख का पड़ा हुआ है और लायबिलिटी आ रही है 70,000, तो लायबिलिटी इज लेस।
अगर हमारे पास WCR 1 लाख का पड़ा हुआ है और लायबिलिटी 1 लाख, तो बराबर हो गया। और अगर WCR 1 लाख का पड़ा हुआ है और लायबिलिटी 1,20,000, तो लायबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, तीनों केसेस के अंदर आपको जर्नल एंट्री क्या करनी है, ये देखिए। इस केस में WCR अकाउंट डेबिट 1 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। लायबिलिटी में कितना जाएगा पैसा? लायबिलिटी अकाउंट में जाएगा 70। लायबिलिटी मतलब लायबिलिटी अगेंस्ट WCR हम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। और बाकी पैसा किसमें बढ़ जाएगा? पार्टनर्स अकाउंट में। कितना? 30,000। समझ आया? समझ आया? हाँ, अभी लिखा नहीं ना मैंने, पार्टनर्स के नाम नहीं, एग्जांपल है। अगर लायबिलिटी और WCR दोनों इक्वल हैं तो WCR अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, दैट्स इट। जब कुछ बचेगा ही नहीं तो हम बांटेंगे क्या? इक्वली बटेगा। कैसे बटेगा? रेशियो गिवन होगा तब पता चलेगा। हाँ जी, लेकिन अब लायबिलिटी अगर ज्यादा आ जाए तो क्या करोगे आप? अगर लायबिलिटी ज्यादा आ जाती है, इसके दो तरीके हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना। WCR में 1 लाख पड़ा हुआ है, लायबिलिटी कितनी आ गई? 1,20,000। तो ये नुकसान है फायदा है? नुकसान है। ठीक है, इसको हम पार्टनर्स में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 20,000। फायदा तो यही बनता है भाई, नुकसान भी कौन बियर करेगा? क्योंकि है तो पुराने रिजर्व से रिलेटेड लायबिलिटी, आज आ गई है, अभी चेंजेस हुए नहीं है, होने हैं। ठीक है, तो ये लायबिलिटी जब आपकी अराइज हुई, या तो पार्टनर्स में डायरेक्ट बांटो, लेकिन इस केस में हमारे पास एडजस्टमेंट नंबर 4 का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रीवैल्यूएशन। हम ये कहते हैं कि जब हमने अपने बिजनेस की लायबिलिटी एक्चुअल कैलकुलेट करी, दोबारा से निकाली, रीवैल्यूएशन करा, तो पता चला कि हमारे पास 1 लाख का रिजर्व था, लेकिन लायबिलिटी थी 1,20,000। तो ये एक पुरानी लायबिलिटी है जो लिखी 1 लाख की हुई थी, रिजर्व 1 लाख का बना हुआ था, लेकिन उसकी एक्चुअल लायबिलिटी क्या है? 1,20,000। तो ये 20,000 का नुकसान भी कौन बियर करेगा? पुराने पार्टनर। कौन से पार्टनर्स? और ये तब तक के लिए हम कहाँ डाल देते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। कौन से अकाउंट में? रीवैल्यूएशन अकाउंट। मतलब कोई भी एक्स्ट्रा लायबिलिटी अगर आ जाए या कोई एक्स्ट्रा एसेट आ जाए, वो सबका ट्रीटमेंट कहाँ पर होता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट में होता है, एडजस्टमेंट नंबर 4। ठीक है, तो अब हमारी एडजस्टमेंट नंबर 4 भी स्टार्ट होगी, देखा जाएगा। 4 है। मैंने आपको कहा हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने इससे पहले वाली क्लास देख ली है तो आपने ऑलरेडी कवर कर लिया है पूरा चैप्टर, उससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। आई शो यू। चले आगे, एक लास्ट रिजर्व रह गया, उसके बाद छुट्टी। इस नंबर अब देखिए, 4th टाइप ऑफ रिजर्व इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब देखो, समटाइम्स क्या होता है, आपने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, लेट्स से आपने 10 लाख रुपए कहीं इन्वेस्ट कर रखे हैं, और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये मार्केट रेट पर बेस्ड है। मार्केट में रेट बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाती है, और कम होता है तो घट जाती है। ठीक है, अब जब हम ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं कहीं पर, तो किसी पर्पस से करते हैं। कहीं पर हम सोचते हैं यार 10 लाख रुपए हमने जोड़ लिया है, अभी 10 लाख रुपए हमें अभी नहीं चाहिए, आज से 2 साल बाद चाहिए। कब चाहिए? तो तब तक थोड़ा बढ़ भी जाएगा, तो इसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दिया हमने। ओके, अब आफ्टर 2 इयर्स ये इन्वेस्टमेंट घट के रह जाती है 8 लाख रुपए। कितनी? 8 लाख रुपए। वैल्यू गिर गई, तो आपको कितने का घाटा हो रहा है? तो ऐसे लॉसेस की सिचुएशन को मीट आउट करने के लिए, भाई पैसों की कमी हो गई, अब तो आपको चाहिए थे 10 लाख और आपके पास आए कितने? सिर्फ 8 लाख। वी मेक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बेस वैल्यू तो चाहिए ना, पहले ग्रो करे ना करे लेकिन लॉस तो ना हो एटलीस्ट। 10 लाख जब हमने इन्वेस्ट किया तो 10 लाख तो उतने ही रहे। ठीक है,
तो बेस लॉस किसे कहते हो? लॉस किसे कहते हो आप? जो आपने पैसा इन्वेस्ट करा उससे जब वो कम हो जाता है, और प्रॉफिट किसे कहते हो? जब वो उससे ज्यादा हो जाता है। तो बेस वैल्यू ही लेते हैं हम यहाँ पे। तो ये रिजर्व हमने क्यों बनाया? टू मीट द डेफिशिएंसी ऑफ फंड्स which may arise due to fall in market value of investments। समझ आ रही बात? तो कुछ पैसा हम अपने रिजर्व में डाल के रखते हैं कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए तो हम क्या करेंगे, वो रिजर्व हमारा यूटिलाइज हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, जो हमने पैसा जोड़ा हुआ वो हमारे काम आ जाएगा। चले आगे देखिए, अब मेरे पास IFR के अंदर एग्जाम्पल है, IFR के अंदर 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में, और मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो है 10 लाख की। कितने की? 10 लाख की। इसका मतलब क्या है, मैं 1 लाख तक का नुकसान झेल सकता हूँ, मैंने ऑलरेडी रिजर्व बना रखा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, केस नंबर 1, नो फॉल इन मार्केट वैल्यू, ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। अगर मार्केट वैल्यू नहीं गिरती तो आप क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। 1 लाख का रिजर्व था, सारा का सारा किसमें बांट देंगे, ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे। सेम ट्रीटमेंट है जो WCR का था। केस नंबर 2, फॉल इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू फॉल हो जाए तो उस केस में हमारे पास फर्दर ए केस है, फॉल इन मार्केट वैल्यू इज लेस देन IFR। फॉल इन मार्केट वैल्यू जो फॉल हुआ है is equal to IFR, and third is fall in market value is more than IFR। ओके, अब मेरे पास IFR कितना पड़ा हुआ है, 1 लाख, और मार्केट वैल्यू कम हो गई 80,000 से। ठीक है, मार्केट वैल्यू जो रह गई हमारी, लेट से मार्केट वैल्यू हमारी है 9,20,000 हो गई। कितनी हो गई? 9,20,000 हो गई। तो 10 लाख की इन्वेस्टमेंट कितने की रह गई? 9,20,000 की। मार्केट वैल्यू 9,20,000 है। ठीक है, तो कितनी वैल्यू गिरी? 80,000 रुपए गिर गई है ना। 80,000 रुपए का फॉल आ गया। इस केस में जर्नल एंट्री क्या होगी? देखिए, IFR अकाउंट डेबिट, कितने का IFR है? 1 लाख। हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फॉल हो गई। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने से गिरी? तो 80,000 इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो जाएगा। दिस इज फॉल इन वैल्यू। ठीक है, ये क्या है? फॉल। और बाकी ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कितना अमाउंट? 20,000। ठीक है जी, रख सकते हो। मैंने कहा तो था, अगर रिजर्व में वापस रखोगे तो फिर आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि रेशियो तो चेंज हो रहा है ना। रेशियो चेंज हो रहा है तभी तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर आप रेशियो वही रखो तो डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत ही नहीं, लेकिन रेशियो तो चेंज करना ही पड़ेगा ना। सिचुएशन ही यही है। PSR में रेशियो चेंज पर ही है पूरा चैप्टर। एडमिशन में नया पार्टनर आएगा तो रेशियो चेंज होगा ही होगा, और रिटायरमेंट और डेथ में भी रेशियो चेंज होगा ही होगा। तो आपके राइट्स जो है चेंज हो रहे हैं, आगे आपको कम या ज्यादा पैसा मिलेगा, तो इसलिए आज हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। यही तो हमारा कॉन्सेप्ट है।
ठीक है, बी पार्ट, ठीक है, बी पार्ट को अगर हम सॉल्व करते हैं, इसको मैं अलग से ही ले लेता हूँ। B is fall in market value is equal to investment IFR। मेरे पास IFR है 1,00,000 रुपए, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो हो गई है 9 लाख। कितनी? 9 लाख। तो फॉल इन वैल्यू कितना हुआ? 1 लाख हो गया है ना, 1,00,000 रुपए हो गया। इस केस में आप क्या करोगे? जर्नल एंट्री देखिए, इस केस में कोई डिस्ट्रीब्यूशन तो हो ही नहीं सकता। 1,00,000 रुपए का रिजर्व था और इन्वेस्टमेंट कितने से डाउन मार गई? इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1 लाख। क्लियर है? तो आपके पास कुछ बचा ही नहीं, नुकसान में चला गया सारा पैसा। डन। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर 9 लाख है, 10 लाख की चीज आपने खरीदी, कितने की थी इन्वेस्टमेंट? 10 लाख की, और आज वो कितने की हो गई है? तो कितना डाउन हो गया? 1 लाख का नुकसान हुआ ना, उसी को तो बोलते फॉल। जितनी की वैल्यू कम हुई उसी को हम फॉल इन वैल्यू बोलते हैं ना। इन्वेस्टमेंट 10 लाख की थी, ठीक है, 10 लाख की इन्वेस्टमेंट 9 लाख की हुई, 1 की 9 होगी तो फायदा होगा नुकसान होगा? फायदा होगा ना। सी, fall in market value is more than IFR। अब यहां पर देखिए, अगर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारी 8 लाख रह गई या 8.5 लाख हो गई, तो फॉल इन वैल्यू कितना है? कितना है? 1.5 लाख। ठीक है, इस केस में जर्नल एंट्री क्या होगी? IFR कितना है? 1 लाख। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है? 1.5 लाख। 1.5 लाख से कम हो गई, ठीक है। अब 50,000 का नुकसान कौन बियर करेगा? पार्टनर्स। लेकिन अभी हम इस पार्टनर्स को ना देके कहां डाल देंगे? रीवैल्यूएशन। नहीं, रीवैल्यूएशन, सारी एसेट्स रीवैल्यू हुई है ना, तभी तो पता चला फॉल हुई है वैल्यू। एक प्रोसेस है जो हम जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तब हम ये प्रोसेस रीवैल्यू करते हैं सारी एसेट्स लायबिलिटीज को, तो ये एक प्रोसेस का पार्ट है। तो जब एसेट्स को रीवैल्यू करा तो पता चला कि यार 50,000 रुपए एसेट्स की वैल्यू और कम हो गई है ना, एक्सपेक्टेड से ज्यादा कम हो गई है, तो वो रीवैल्यूएशन में जाएगा। ठीक है, जब सारा रीवैल्यूएशन हो जाएगा एक साथ प्रॉफिट बांटेंगे, बार बार करके बांटने से जाए, सारा प्रॉफिट और लॉस एक साथ निकाल लो, ठीक है, फिर एक साथ बांटो। क्लियर है? वैल्यू बढ़ गई तो भी रीवैल्यूएशन, वो भी कर ले। ठीक है, मैं करवा देता हूँ आपको। लेट्स से मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो हो गई है 12 लाख। कितनी हो गई है? 12 लाख। तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन? IFR तो पूरा गया। IFR कितना था? 1 लाख, 2 पार्टनर्स, ये तो पूरा बच जाएगा। उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है वो अब पार्ट इस एडजस्टमेंट का नहीं रहा, वो किसका चला गया? रीवैल्यूएशन का। तो उस केस में हम इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ा देते हैं, लेकिन ये मैंने आपको रीवैल्यूएशन में कराना। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2 लाख से बढ़ जाएगी और ये क्रेडिट कहाँ हो जाएगा? रीवैल्यूएशन। ठीक है, समझ आई बात? लेकिन ये जो एडजस्टमेंट है ये किसका पार्ट है? आप देख रहे हो यहाँ ये एंट्री बिल्कुल ही अलग हो गई, इसका IFR से कोई लिंक नहीं है, तो इसलिए ये हमारी रीवैल्यूएशन के टाइम पे हम करेंगे। कोई डाउट है तो यू में आस्क।